नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो ऑन बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता होगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है हर 2 महीने के बाद। यहां पर रेपो रेट क्या होगा हमारे देश के अंदर, बैंकों का जो रिवर्स रेपो रेट है, ये सारी चीजें क्या होंगी, ग्रोथ का प्रोजेक्शन कैसा है, इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कि जो हमारे देश के अंदर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है सीपीआई, वो 4% के आसपास रहना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा 7% के ऊपर चल रहा था। इन सभी चीजों को लेकर यहां पर क्या कहा गया है, प्लस यहां पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एमएसएफ, इसके अलावा अपने बैंक रेट, तो इसके बारे में काफी कंफ्यूजन रहता है। तो ये सारे कंफ्यूजन भी मैं आज आपके क्लियर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मैंने आपको बताया इनकी बैठक होती है हर 2 महीने पे। तो आप सोच सकते हो कि साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल कितनी मॉनेटरी पॉलिसी आती होगी। ये आती है टोटल 6 मॉनेटरी पॉलिसी। एक साल में 6 मॉनेटरी पॉलिसी आती है। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में चलता है। तो ये चल रहा है फरवरी का महीना। तो फरवरी का महीना, इसके बाद जो अगली पॉलिसी आएगी वो आएगी अप्रैल के महीने में। तो वो अगले वाले वित्तीय वर्ष के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वाला, ये जो प्रेजेंट का वित्तीय वर्ष चल रहा है 2020-21 का, इसका आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है दोस्तों, यहां पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी 3 दिन की बैठक होती है। तो आप देख सकते हो वेडनेसडे से यहां पर ऑलरेडी बैठक चल रही थी। और ये पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट के बाद की पहली पॉलिसी है ये। तो काफी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यहां पर आप देख सकते हो टोटल इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। ये बेसिकली 2016 में इसका गठन किया गया था मॉनेटरी पॉलिसी का। और यहां पर आप देख सकते हो कि आरबीआई गवर्नर इसको चेयर करते हैं। इसके अलावा आरबीआई के 2 मेंबर्स होते हैं और सरकार नॉमिनेट करती है 3 मेंबर्स को। तो यहां पर अगर कोई भी कंफ्यूजन है, मतभेद है, तो वोटिंग के माध्यम से हो जाएगा। तो फॉर सपोज एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहां पर कुछ लोगों का कहना है कि रेपो रेट हमारे देश के अंदर 5% होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 6% होना चाहिए। तो यहां पर वोटिंग हो जाती है। तो सपोज 3 लोगों ने कहा मॉनेटरी जो रेपो रेट है वो 5% होगा, 3 लोगों ने कहा नहीं 6% होगा। तो यहां पर फाइनल जो डिसीजन है, क्योंकि इक्वल हो गया, फाइनल डिसीजन आरबीआई गवर्नर का होता है। तो ये चीज आई एम श्योर आपको ध्यान होगा। प्रेजेंट के जो मेंबर्स हैं आप यहां पर देख सकते हो, ये 3 आपके आरबीआई की तरफ से हैं, ऊपर के 3 यहां पर सरकार ने जिनको नियुक्त किया है। और इसमें एक और चीज याद रखिएगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका जो सबसे मेन मैंडेट होता है, यहां पर आप देख सकते हो इसका जो सबसे मेन मैंडेट है वो है हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन रेट को, जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, इंडेक्स है, उसको यहां पर 2% से 6% के बीच में रखना, मतलब कि 4% एवरेज में होना चाहिए। अब हम देखते हैं दोस्तों यहां पर आज जो अनाउंसमेंट किया गया है, क्या इसमें कोई चेंज लाया गया है। देखिए जो पॉलिसी रेट्स हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं लाया गया है। जो पॉलिसी रेट मैं कहता हूं तो जो इंपॉर्टेंट रेट होते हैं, जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं लाया गया है। तो यहां पर रेपो रेट के बारे में तो आई एम श्योर कि हमने कई बार डिस्कशन किया है। ये क्या होता है बेसिकली, तो यहां पर बैंक है और इधर आरबीआई है, ठीक है। तो जब बैंक आरबीआई से उधार लेना चाहता है, पैसा उधार लेता है, तो उसको हम रेपो रेट भी कहते हैं, राइट। इसके अलावा बैंक रेट का भी यही मतलब होता है। लेकिन मैं आपको डोंट वरी बताऊंगा अभी डिफरेंस क्या होता है इसमें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था। आप में से बहुत, आई थिंक 80 से 90% लोगों ने मिस्टेक किया था उस चीज में। मैंने सिंपली आपसे पूछा था कि जब उस रेट को क्या कहते हैं जो बैंक आरबीआई से उधार लेती है। तो देखो रेपो रेट में भी क्या है कि बैंक आरबीआई से उधार ले रही है, तो यहां पर आरबीआई कितना परसेंट चार्ज कर रही है, आरबीआई चार्ज कर रही है 4%। लेकिन बैंक रेट के केस में यहां पर आरबीआई चार्ज कर रही है ज्यादा, 4.25%। लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यह है दोस्तों कि जब बैंक यहां पर रेपो रेट के दर्ज पर 4% के रेट पर आरबीआई से बोरो करेगी, तो यहां पर बैंक को सिक्योरिटी रखनी होती है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जो बॉन्ड्स जिसको हम कहते हैं, वो यहां पर गिरवी के तौर पर रखना होता है। फॉर एग्जांपल सपोज मैं कहता हूं कि बैंक के पास 1000 रुपए का सिक्योरिटी पड़ा है, तो ये क्या करेगी बैंक जो है वो 1000 रुपए का सिक्योरिटी
आरबीआई को दे देगी और आरबीआई उसके बदले हो सकता है बैंक को 970 रुपए 980 रुपए दे देगा, मतलब 20 रुपए पहले ही काट लेता है और उसके हिसाब से दे देता है। फिर कुछ दिन के बाद बैंक क्या करेगी, ये 1000 रुपए दे देगी आरबीआई को और वो सिक्योरिटी वापस ले लेगी। मतलब कि यहां पर लॉस हुआ ना बैंक को तो 20 रुपए 30 रुपए लॉस, क्या मतलब इंटरेस्ट देना पड़ गया। इसीलिए इसको कई बार रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट भी कहा जाता है रेपो रेट को, तो ये ध्यान रखिएगा। तो रेपो रेट के केस में यहां पर बॉन्ड्स जो सिक्योरिटीज हैं वो शामिल होती हैं, लेकिन बैंक रेट के केस में ऐसा नहीं होता है। बैंक रेट के केस में सिंपली यहां पर बैंक को अगर पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से उधार ले सकती है, लेकिन उसके लिए ज्यादा पेमेंट करना होगा। आप देख सकते हो 4.25%। तो हमेशा याद रखना जो बैंक रेट है वो रेपो रेट से आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो जब भी नॉर्मल ये क्वेश्चन आता है कि कौन से रेट पर, उस रेट को क्या कहते हैं जो जब बैंक आरबीआई से बोरो करती है तो उसको हम सिंपली बैंक रेट कहेंगे, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी शामिल नहीं है। तो नॉर्मली इसी को पॉलिसी रेट, बैंक रेट यही कहा जाता है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट जस्ट उल्टा हो जाता है रेपो रेट का, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो बैंक ने वो पैसा आरबीआई के पास जमा कर दिया, तो आरबीआई जो इंटरेस्ट देगी उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। लेकिन यहां पर एक और रेट आप देख रहे हो, इसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होता है, कई बार सारे रास्ते बंद हो जाते हैं बैंकों के पास उधार लेने के लिए, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप कह सकते हो कि जो बैंक है वो आरबीआई से उधार लेता है, उसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं। इस केस में क्या होता है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड अमाउंट में जितना उधार चाहो ले लो। यहां पर जो बैंक का एनडीटीएल होता है, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। आई एम श्योर आपको पता होगा जो डिपॉजिट्स वगैरह रखे रहते हैं ना, जो सेविंग्स अकाउंट और ये सारी चीजें, नेट डिमांड एंड टाइम जो है लायबिलिटीज। तो सपोज मैं कहता हूं कि बैंक के पास 100 करोड़ रुपए जमा है, ठीक है, तो 100 करोड़ का 1% ही, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत बैंक आरबीआई से अपने एनडीटीएल का, एनडीटीएल कितना है 100 करोड़, तो उसका 1% मतलब 1 करोड़ तक उधार ले सकती है। अगर यहां पर एनडीटीएल 500 करोड़ है तो 1% कितना होगा 5 करोड़, तो इतना ही उधार ले सकती है। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो इस समय 3% है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है। ये भी आपको पता ही होगा कि यहां पर सिक्योरिटी के तौर पर जो है आरबीआई रख लेती है। सीआरआर का मतलब है कि सपोज बैंक के पास 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट हैं तो 3 करोड़ रुपए रिजर्व में रख लेगी आरबीआई, ताकि कल के डेट में बैंक डूबता है तो इस केस में काम आ जाएगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब यह है कि यहां पर बैंक को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में या गोल्ड के फॉर्म में पैसे को सुरक्षित रखना है, उसको खर्च नहीं करना है, किसी को उधार पर नहीं देना है। इस तरह से सिर्फ या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं तो गोल्ड में निवेश कर देना है, बस ये होता है आपका एसएलआर सीआरआर। अब ध्यान रखिएगा यहां पर जो अभी लेटेस्ट पॉलिसी आई है आरबीआई का, उसमें बोला गया है कि सीआरआर को हम धीरे धीरे बढ़ाकर 4% कर देंगे। याद रखना, धीरे धीरे बढ़ाकर 4% कर देंगे। कैसे? 2 फेज में किया जाएगा। 27 मार्च को सीआरआर जो है याद रखिएगा 3% से बढ़कर ऑटोमेटिकली 3.5% हो जाएगा और 22 मई को यह हो जाएगा 4%। तो याद रखिएगा कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है आज के पॉलिसी में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कुछ सेम है, लेकिन चेंज क्या किया गया है? सीआरआर अभी के लिए 3% है, लेकिन आगे चलकर ये 3.5% और फिर 4% हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रेट्स हैं दोस्तों। आई होप कि सब कुछ इसके बारे में जानने को मिल गया होगा। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। मैंने आपको बोला था इन्फ्लेशन सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह का जो है मेजर होता है यहां पर आरबीआई के लिए, कि उसको कंट्रोल में रखना। लेकिन पिछले कुछ समय से आप देख सकते हो यहां पर 6% के उच्चतर स्तर पर चला गया था। पूरा लॉकडाउन का जो समय था यहां पर सप्लाई साइड का कंस्ट्रेंट हो गया था, तो ये ऊपर चल रहा था। लेकिन पिछले 1-2 महीने से इसमें कमी आई है और आप देख सकते हो ये 4.5% के आसपास चल रहा है। आगे चलकर यहां पर जो आरबीआई है उसका ये कहना है कि सीपीआई का इन्फ्लेशन अगले वर्ष के फर्स्ट हाफ में ये 5.2% से 5% के बीच में रहेगा। आगे चलकर सीपीआई इन्फ्लेशन और कम हो जाएगा 4.3% के आसपास। तो यहां पर आप कह सकते हो कि वापस से जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ रहा है। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या अनुमान लगाया गया? क्योंकि आपको याद होगा आईएमएफ ने क्या बोला था? आईएमएफ ने बोला था कि यहां पर भारत की जीडीपी ग्रोथ अगले वर्ष के लिए, याद रखिएगा 2021-22 के लिए, ये 11.5% होने वाली है। फिर यहां पर इकोनॉमिक सर्वे आया। इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला कि ये 11% रहने वाली है। यहां पर आरबीआई क्या बोल रही है? आरबीआई कह रही है कि 10.5% होने वाली है। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन कौन क्या बोल रहा है, उसमें कंफ्यूज मत कर लेना। इसके अलावा आप देख सकते हो अगले वर्ष के लिए जो पहला हाफ होने वाला है
अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में जो ग्रोथ रेट है आप देखिए 26% भी हो सकती है। अब ऑब्वियस सी बात है, पिछले साल इतना कम हुआ था, 23.9% की गिरावट हुई थी फर्स्ट क्वार्टर में, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका कम होगा ही होगा। उसके बाद आगे आने वाले क्वार्टर में धीरे धीरे हमारी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी क्योंकि बेस रेट सुधर रहा है, तो 6% के आसपास क्वार्टर 3 में हो सकता है। तो ये ग्रोथ रेट के बारे में बोला गया है। मैन्युफैक्चरिंग में भी यही बोला गया है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो यहां पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। देखिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब यह है कि सपोज एक फैक्ट्री है, उसकी क्षमता है 100 कार बनाने की, 100 कार मैन्युफैक्चर करने की। तो यहां पर पहले क्वार्टर में क्या हुआ था, जो अभी का वित्तीय वर्ष चल रहा है इसका पहले क्वार्टर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जस्ट 47.3%, मतलब कि कैपेसिटी कितनी है उस फैक्ट्री की बनाने की, 100 कार बनाने की, लेकिन यहां पर बना कितना रहा था, जस्ट 47 कार। तो क्या उस फैक्ट्री को फायदा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है और अब ये पहुंच चुका है 63 कार्स तक। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो ये 63.3% बढ़ गया है और आगे आने वाले समय में और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो मूवमेंट है, कोविड-19 का डर अब खत्म हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे अब चीजें सुधर रही हैं। अब लास्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, वो है आपका गवर्नमेंट बोरोइंग। आपको याद होगा कि ये जो बजट आया था, सरकार ने फिस्कल डेफिसिट कितना रखा है 2021-22 के लिए, ये रखा गया है 6.8%। मतलब कि सरकार बड़े अमाउंट में बोरो करने वाली है। कितना बोरो करेगी सरकार? 12 लाख करोड़, क्योंकि आपको याद होगा सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 34 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन यहां पर सरकार को बोरो करना होगा, रेवेन्यू उतना नहीं है, तो 12 लाख करोड़ रुपए सरकार बोरो करेगी। अब देखिएगा 12 लाख करोड़ जब बोरो करती है, किसके माध्यम से करती है? क्या सरकार डायरेक्टली कह देती है लोगों को ये लो बॉन्ड्स हम दे रहे हैं और आप हमें पैसे दे दो? देखो यहां पर आरबीआई का रोल आता है, इसीलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो बॉन्ड्स का बाइंग एंड सेलिंग है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। तो यहां पर क्या हुआ था, आपको याद हो अगर, तो अभी जस्ट ये अनाउंसमेंट किया गया था 1 फरवरी को जब बजट में अनाउंसमेंट किया गया कि सरकार 12 लाख करोड़ रुपए बोरो करेगी मार्केट से। तो वैसे ही क्या हुआ, अचानक से आप देखो 1 फरवरी को क्या होता है कि जो बॉन्ड का यील्ड है, ध्यान रखना मैं बॉन्ड का प्राइस नहीं बोल रहा हूं, बॉन्ड का प्राइस अलग होता है, बॉन्ड का यील्ड अलग होता है। जैसे कि आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि जो है आप कोई चीज खरीद रहे हो, मतलब कि सपोज आपने कुछ पैसा जमा किया बैंक के अंदर, 1 लाख रुपए जमा किया, तो वो बॉन्ड का प्राइस हो गया एक तरह से 1 लाख रुपए। लेकिन उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, 1 लाख पे आपको 5%, 6% इंटरेस्ट मिलता है, उसी को हम कहते हैं यील्ड, एक तरह से यील्ड मिला। तो यहां पर बॉन्ड का जो यील्ड है आप देखो अचानक से ये बढ़ गया 5.9 से लेकर 6.12, मतलब ये बहुत बड़ा जंप होता है। ऐसा जंप आप देख रहे हो कहीं पर भी देखो इस तरह का देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आप समझो क्या हुआ कि अब सरकार ने कहा है 12 लाख करोड़ रुपए हम बोरो करेंगे। बोरो करेंगे मतलब आरबीआई बॉन्ड्स जारी करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जारी करेगी मार्केट में। तो मार्केट में क्या होगा, बहुत सारे सिक्योरिटीज आने लगेंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी सिक्योरिटीज की। इसका मतलब क्या होगा कि सिक्योरिटीज, किसी भी चीज की सप्लाई जब बढ़ जाती है तो उसका प्राइस क्या होता है, गिर जाता है। तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, अचानक से गिर जाएगा। और अगर आपको याद हो, मेरा आपने वीडियो देखा हो, यहां पर मैंने कुछ समय पहले ये वीडियो बनाया था, आप देख लेना, व्हाट आर बॉन्ड यील्ड्स। जब भी बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होता है तो बॉन्ड का यील्ड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और बॉन्ड का प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो बॉन्ड का यील्ड क्या होता है, बढ़ जाता है। मैं यहां पर अभी इसको नहीं बताऊंगा, अगर आपको देखना है तो ये वाला वीडियो देख लेना, जस्ट सर्च कर लेना व्हाट आर बॉन्ड यील्ड, ये वाला थंबनेल आपको मिल जाएगा। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने देखा है, मैं बार बार इसके बारे में चर्चा करता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इकोनॉमी के अंदर इस चीज को समझना। तो यहां पर क्या हुआ कि बॉन्ड की सप्लाई बढ़ रही है क्योंकि सरकार ज्यादा करेगी, यहां पर बोरो करेगी। बोरो कैसे करेगी, बॉन्ड जारी करेगी, आप लोग खरीदोगे, बैंक खरीदेगी, तो यहां पर लोग खरीदेंगे उसको, तो लोग पैसा देंगे सरकार को, सरकार उसको खर्च करेगी। तो बॉन्ड की सप्लाई जब बढ़ रही है, किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, सॉरी प्राइस गिर जाता है। ठीक है, जब किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है, एप्पल है, मैंगो है बाजार के अंदर, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई तो क्या होगा, मैंगो की प्राइस गिर जाएंगे। सेम यही चीज है, बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला था, बॉन्ड का यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पर यही चीज हुआ है कि बॉन्ड का यील्ड जो है वो अचानक से इंक्रीज हो गया। तो यहां पर आरबीआई ने कहा है कि जो भी प्रोसेस है उसको हम सही तरीके से करेंगे ताकि यहां पर बहुत ज्यादा बॉन्ड का यील्ड ना बढ़ जाए, क्योंकि बॉन्ड का यील्ड बढ़ेगा इसका एक और खतरा होता है। मार्केट के अंदर जो फैक्ट्रीज बोरो करती हैं,
जो लोन पर लेती हैं उसका भी इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो यहां पर लोग कम बोरो करेंगे और हमारी जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। तो ये एक मामला है। इसके अलावा यहां पर आज एक और अनाउंसमेंट किया गया है, याद रखिएगा, आरबीआई ने कहा है कि हम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा रिटेल डायरेक्ट। इसके तहत क्या होगा कि मैं और आप, हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अगर हमको सरकार के सिक्योरिटीज को खरीदना है तो काफी आसानी से हम इसको खरीद सकें, डायरेक्टली खरीद सकें। इसके लिए जो आरबीआई है वो एक प्लेटफॉर्म जारी करेगी, रिटेल डायरेक्ट। आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिटेल डायरेक्ट रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, ये क्या है? तो यहां पर आरबीआई एक प्लेटफॉर्म बना रही है जिसके तहत जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसा निवेश कर सकते हैं, किसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। बस इतना याद रखना। तो ये आज के डेट में इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों। 6th आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के लिए। आई एम श्योर कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं यहां पर राइट एक्सप्लेनेशन भी डाल देता हूं जो भी जरूरत होती है। इसके अलावा मैं कई सारे एमसीक्यूज इधर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।